only 2. जिससे थोड़ा सामने पे रहूंगा लेकिन बैक के जब तक नेट चलेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ओनली नेट का ही इशू आता है ना। आज थोड़ा पहले स्टार्ट कर रहा हूँ 5:30 को। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आप लोगों के लिए? चलिए स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट। जी सर। Yes, sir. Yes. So I hope you people are doing very well and doing problems also. So कितने लोग प्रॉब्लम किया है कल जो हमने पढ़ाया था, वो कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोग किया है प्रॉब्लम? आने से तो भाई 2:30 बजे को मैसेज भेज दिया, पता नहीं ये कब तक तब तक क्या कर रहा है। क्या मानस 3 बजे तक तब क्या तक कर पढ़ ही रहा रहा था सर, पढ़ रहा था सर, पढ़ रहा था। पढ़ रहे हैं? हाँ, मैं रोज तो 4 बजे सोता हूँ। बाप रे, बढ़िया। अभी तो प्रेशर ज्यादा है सर, डबल ग्रुप है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। प्रेशर ज्यादा है ना थोड़ा, तो वैसे ही पढ़ाई करो, हाँ। लेकिन ध्यान दो बट हेल्थ पे, ठीक है? तो इफ यू स्लीप लेस टाइम देन इट कैन इम्पैक्ट योर हेल्थ आल्सो। इस एज में तो कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस एज में कभी भी सो जाओ, कुछ नहीं होगा। जितना मेहनत करना उतना मेहनत कर लो, हो जाएगी इस बार। अगर इस बार अटेम्प्ट हो गया तो फिर टेंशन खत्म हो जाएगी, है ना? यस सर। कल कौन प्रतिज्ञा कुछ मैसेज किया था कि उसका कोस्टिंग में कुछ डाउट था, तो उसका भी थोड़ा है अभी क्लास में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो मानस ने रात 3 बजे को मैसेज किया मैं तो सो गया यू आप लोगों के टाइम में, मैं जब स्टूडेंट था उस टाइम में मैं भी थोड़ा सा पढ़ाई करता था। इतना तो नहीं है, 3 बजे तक तो नहीं करता था, मतलब 10 ओ क्लॉक तक करके आराम करते, मतलब सो जाता था। इतना तो नहीं है, 3 बजे 4 बजे तक नहीं पढ़ता था। बट डिटर्मिनेशन इज देयर, नो? सो विच इज वेरी अप्रिशिएबल थिंग, है ना? आप लोगों मेरा का रूटीन थोड़ा अलग है सर। ठीक है, वेरी गुड। कोई बात नहीं, आप लोगों का क्या है ना, आप लोग एटलीस्ट फॉलो कर रहे। इतने सारे लोग हैं ना, ऑलमोस्ट आई हैव सीन डेली 14 to 15 people attending. Out of 14, at least 10 people are very serious. I understood that. Out of 14, 10 people are very serious. Very good. This is required also. So ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे ना, you people achieve very good marks. People definitely will pass and very अच्छा नौकरी मिल जाएगी। नहीं तो खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट करो, विच इज वेरी मच एडवाइजेबल। सो नाइस, कंटिन्यू करते रहे ना, ठीक है? सो वी विल कम टू अवर प्रॉब्लम, ठीक है? मैंने आप लोगों को एक ही इन इनिशियल क्लासेस आप लोगों को मैंने सिखाया था कि क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। अभी आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस 6 questions are practical. In earlier scenario, but अभी क्या है ना, अभी पता नहीं है क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम बोल रहे हैं ना, सो आई एम नॉट सो श्योर। बट ऑनलाइन एग्जाम होने से भी उसमें मोस्ट प्रोबेबली ऐसे जैसे अभी सब्सक्रिप्शन का कुछ पूछा था ना, वैसे क्वेश्चंस पूछेगा कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट दे दिया तो सब्सक्रिप्शन दे देगा, तो उसका पूरा एडजस्टमेंट देगा। फिर इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना दिखाएंगे, ऐसे कुछ देते हैं क्वेश्चंस। तो सब्सक्रिप्शन का तो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, तो सब्सक्रिप्शन का तो पक्का क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन। अदरवाइज जो भी है ना, ऐसे कुछ इनकम है, इंटरेस्ट भी हो सकता है या रेंट भी हो सकता है। वैसे जैसे आउटस्टैंडिंग
और एरियर्स एडवांस ऐसे है ना. So that type of problems will come in objective type more and more. You can expect more questions like that. ठीक है. So I request you people to revise always the same subject. मोस्टली क्या है ना, ये जो 4 चैप्टर्स है, जैसे फाइनल अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग, नेक्स्ट सिंगल एंट्री मतलब नेक्स्ट चैप्टर, और इसके बाद पार्टनरशिप. ये चारों चैप्टर मतलब ऐसे करना है कि एक प्रॉब्लम भी नहीं छूटना है. ठीक है, देन यू डेफिनेटली विल पास. बाकी सब छोड़ दो, लेकिन ये 4 चैप्टर करो, फिर भी आप पास हो जाओगे. बिकॉज वेटेज इज 40%. वेटेज इज 40%. फर्स्ट स्टडी नोट 1 एंड स्टडी नोट 2 का 25% या 20%. 20% था ना कुछ, 25%. सो फंडामेंटल अकाउंटिंग एंड स्पेशल ट्रांजैक्शन का. स्पेशल ट्रांजैक्शन मैंने बताया नहीं, लेकिन आप लोगों को करना पड़ेगा एटलीस्ट. इफ टाइम परमिट्स आई विल टेल यू, अदरवाइज I will skip that chapter. But 25% plus 40% आप लोग करने से पक्का पास हो जाओगे. Because almost 65% of 130 marks. ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन पेपर देखोगे 130 या 116 कुछ आते हैं ना, two questions will be like your ये ज्यादा होते हैं, मतलब ये 6-8 questions plus 30 marks का कंपलसरी क्वेश्चन. 20 या 30 मार्क्स कंपलसरी क्वेश्चन रहती है, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं. सो 130 क्वेश्चन से 130 मार्क्स से ऑलमोस्ट 65%, मतलब आप देख लीजिए कितना होगा. तो दीज 2 चैप्टर्स आप ज्यादा फोकस करो, मतलब स्टडी नोट 1, 2 एंड 3, 4, 5, 6, 3, 4, दैट्स इट. बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो नॉर्मल है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओनली 15%, बट शोर शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे. तो इसके बाद जो भी 20% है उसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दो, लेकिन ज्यादा खास नहीं है उसमें, नॉर्मली हो जाएगी वो. बट दीज 4 चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंड मेनली दीज आर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस, नॉट ओनली हियर. सो इट विल कम इन नेक्स्ट फाइनल आल्सो. जैसे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं ना, फाइनल अकाउंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, सो इट विल कम इन फाइनल आल्सो. पार्टनरशिप नहीं है बाद में, बट फाइनल में भी आ सकता है ये सारे. So that is why you people have to be very vigilant while doing these problems. ठीक है, so we are in financial statements of non-profit organizations. So non-profit organization में क्या-क्या देख लिया अभी तक हमने. So we have seen what is a profit organization and what is non-profit organization. मैंने डेली क्यों रिवाइज करवाता हूँ, क्योंकि अगर मैं 5 मिनट में रिवाइज करता हूँ ना, फिर भी आप लोगों का थोड़ा सा रिकैप हो जाएगी. सो दैट इज व्हाई डेली व्हाइल कमिंग मैंने बोलता हूँ कि आज क्या है, परसों क्या किया था, कल क्या किया था, तो सारे मैंने रिवाइज करता हूँ. क्योंकि बिकॉज यू पीपल आल्सो सम रिवीजन हो जाएगी आप लोगों का. सो वी हैव सीन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव सीन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? नॉन प्रॉफिट इज नॉट मेजरली फोकसिंग ऑन प्रॉफिट, नॉट मेजरली फोकसिंग. तो ये नॉट नहीं सुनेगा, बाद में मानस बोलेगा कि हाँ अच्छा अच्छा ये प्रॉफिट मेकिंग. ठीक है, नॉट मेजरली फोकसिंग ऑन प्रॉफिट. सो दीज आर लाइक क्लब, हॉस्पिटल, एनी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट या चैरिटी, दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, मेजरली वी आर प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. दिस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अकाउंटिंग कैसे होता है? सो मेनली वी आर हैविंग 3 अकाउंट्स. फर्स्ट वन इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. Second one is income and expenditure account, and third one is your balance sheet. So balance sheet consists of assets and liabilities of organization, and income and expenditure will consist of incomes as well as expenditure, and receipts and payments consist of all receipts as well as payments. So receipts and payment follows कैश बुक. जो भी कैश बुक हमने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रिपेयर करते हैं वही है. एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है? सो इट फॉलोज P&L अकाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. बैलेंस शीट इज बैलेंस शीट. ठीक है,
So now if you see that similarities and differences between receipts and payment account and income and expenditure account, receipts and payment account is prepared on cash basis, income and expenditure account is prepared on accrual basis. It debits all receipts, credit all payments. It debits all expenses, credit all incomes. And next, it is a revenue account. It records both revenue as well as capital. What is receipts and payment account? Receipts and payment account will record both revenue as well as capital. Income and expenditure account records only revenue items, and it doesn't take care of other than this financial year. Which one? Income and expenditure account records only for particular financial year. Receipts and payment account will take care of all financial years. Whatever, if cash comes in, then it records. If cash goes out, it records. ठीक है. Ultimately receipts and payment account एक्सपेंडिचर लास्ट में कहा जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है या सरप्लस और डेफिसिट आता है वो बैलेंस शीट में जाएगी. और कुछ है तो मेजरली हमने देख लिया. फिर इसके बाद वी हैव सीन सब्सक्रिप्शन. We have seen what are the different areas of revenue, like subscription, admission fees, entrance fees, and और revenue और क्या क्या आता है इसमें? Entrance fees, subscription fees, donations. ठीक है. And expenditure is normal expenditure. So जहाँ पे हमने उसको डिप्यूट किया था, जहाँ पे हमने खर्चा कर रहे हैं वो एक्सपेंडिचर है. ठीक है. सो सब्सक्रिप्शन का आप लोगों को मैंने ऐसे बताया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सब्सक्रिप्शंस. So if this is a year, and let us see we are in 2021 and here 2020, let us assume. So there are arrears and this is advance. Here arrears, here it is advance. If you are preparing the accounts of 2021, so receipts and payment account में suppose मान लो 1 lakh, माइनस कौन सा हो जाएगी प्रीवियस ईयर में? प्रीवियस ईयर में कौन सा हो जाएगी माइनस? सो ये माइनस हो जाएगी एरियर्स. ठीक है. सो एरियर्स ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस ऐड कौन सा हो जाएगी? एडवांस. एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर ये ऐड हो जाएगी. नेक्स्ट और यहाँ पे एरियर्स ऑफ करंट ईयर ऐड हो जाएगी. एंड देन एडवांस ऑफ करंट ईयर ये लेस हो जाएगी. अल्टीमेटली ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. राइट. तो जो भी अमाउंट है वो ट्रांसफर करना है. अंडरस्टूड? यही है ना? आप लोगों को समझ में आ गया ना कल जो भी बोला? यस सर. आया. यस यस. तो कितने प्रॉब्लम तक हो गया? ऑलमोस्ट 6-7 तक हो गया. सो वी विल स्टार्ट एट 8. शैल वी स्टार्ट एट 8 और 7 का तो सिटीजन क्लब कुछ है. सर 5 तक ही हुआ था. 5 तक हुआ था लेकिन 6 और 7 को आपको करना पड़ता है. आपका फेवरेट है ये बार. बार एंड रेस्टोरेंट है इसमें इतना आइटम है सर. ये हो गया. इतना आइटम है यहाँ पे. रेंट हो गया, बार हो गया, रेस्टोरेंट हो गया. कहाँ पे उससे ज्यादा आइटम कहाँ पे खाए? उससे ज्यादा आइटम हम करेंगे. नंबर 8 इलस्ट्रेशन 8. देखो ये बड़ा है. ठीक है. अभी करेंगे. आर यू सेटिस्फाइड विद दिस प्रॉब्लम? यस सर. यस ना. सो चलो हम स्टार्ट करेंगे दिस प्रॉब्लम. सो वी आर स्टार्टिंग इलस्ट्रेशन 8 ऑफ पेज नंबर 225. सो फटाफट एक पेन ले लीजिए. जैसे हमने फाइनल अकाउंट्स ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन किया था वैसे ही ये भी फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन करेंगे. सो फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में 3 अकाउंट्स वी विल प्रिपेयर. रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड बैलेंस शीट. We will prepare 3. So
इसमें प्रॉब्लम में देख लेते हैं। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2013, 31st December 2013, which means which is following कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर, ठीक है। सो 31st December 2013 में आपका अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। सो prepare income and expenditure account for the year ended 31st December 2013 and balance sheet as of 31st December 2013 in the books of an education society। मैंने बार एंड रेस्टोरेंट का नहीं बोल रहा हूँ, आज एजुकेशन सोसाइटी ले लिया, ठीक है। सो हियर विल सी लाइब्रेरी बुक्स 2,30,000 books added during the year 52,200। so this is the extract of your trial balance, ठीक है। so everything will come like आपका जो भी balances है, so उसमें क्या किया अभी, तो everything will come। balance sheet sorry trial balance consists of balance sheet as well as your profit and loss account। so balance sheet और non profit organization में क्या होता है, income and expenditure account। so उन दोनों का अभी हमने अभी सारे करना है, ठीक है। तो library books is what is this? This is an asset, yes or not? Yes or not? Yes, library sir. book, Yes, sir. Yes, sir. library books। so कहां पे जाएगी, बैलेंस शीट, फटाफट लिखो बी, लिखना है। फिर बुक्स एडेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब और ज्यादा हो गया, मतलब जो 2,30,000 है उसको ऐड करना है, ये भी बैलेंस शीट आइटम है। नेक्स्ट फर्नीचर, दिस इज आल्सो बैलेंस शीट आइटम। एडिशन टू फर्नीचर, बताइए, मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, फटाफट बताइए आप। ऐड करेगा फर्नीचर में बैलेंस शीट में, विच आइटम, बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, राइट। नेक्स्ट बिल्डिंग, बैलेंस शीट। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, balance sheet which is liability side, liability, which liability, current liability, excellent, current liability। debtors, balance sheet, current asset, nice। next investment reserve fund, इसको कहाँ पे दिखाएंगे, तो balance sheet, ये क्या है ना, रिजर्व्स एंड सरप्लस में आते हैं ना, रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड है, मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस है ये। सो रिजर्व्स एंड सरप्लस विल हैव व्हिच बैलेंस, credit balance, so that is why it is in credit side। next entrance fees, receipt and payment, somehow it is correct but entrance fees is your income। so यहाँ पे हमने दो ही देख रहे हैं कि एक income and expenditure account and एक income and expenditure account and balance sheet। so it will come in income and expenditure account, income side is having which balance, income is having which balance, credit balance, excellent, nice। next examination fees, income and expenditure credit side, right? credit side, next certificate fees, yes sir, income है and subscription received, income sir, income। higher charges which is showing credit balance, which means income again, yes sir, कुछ income, हायर चार्जेस, मतलब अभी लाइब्रेरी है आपके पास बुक्स है, आपने क्या किया, उसको हायर किया था, मतलब बुक्स को आपने पढ़ने के लिए दिया, सो यू विल चार्ज समथिंग, राइट। सो दिस इज हायर चार्जेस, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्ट, income है सर, yes। नेक्स्ट अदर रिसीट्स, ये भी क्रेडिट साइड है ना,
So interest is on credit side. So you are receiving, you are not paying. If it is on debit side, then you are paying. ठीक है? Now, so we are on other receipts. इनकम है सर. Income. Now salary. यस सर. एक्सपेंस है. Expenditure which will come in income and expenditure account. Printing and stationery. एक्सपेंस है सर. Expenditure. Postage and telephone. Expense. Expense. Insurance. इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर. Examination expenses. What is this kind of examination expenses? ऊपर में कुछ है examination fees और यहाँ पे examination expenses लिखा है. So exam fees का मतलब होता है आप लोगों के अभी इंस्टीट्यूट जो एग्जाम फीस देते हैं ना, एग्जाम फीस लेता है ना, वो एग्जाम फीस इज योर इनकम. फिर आपको एग्जाम कंडक्ट करने के लिए कुछ यहाँ पे कुछ ये दुलेजान कॉलेज लिया होगा तो वैसे कुछ करते हैं ना, और कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करता है तो उसको एग्जामिनेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, दिस इज एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट, पीरियडिकल्स. ये क्या है सर? ये पीरियडिकल्स मतलब जो जर्नल्स होते हैं ना आपका, जर्नल्स, मंथली जर्नल्स, वो ऐसे आते हैं ना, तो उसको पीरियडिकल्स बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, बुक्स एंड पीरियडिकल्स बोलते हैं, वो दोनों उसमें ही आते हैं मोस्टली. सो दिस इज आल्सो सम एक्सपेंडिचर. ठीक है. नेक्स्ट, प्राइज फंड. बैलेंस शीट. हाँ, ये बैलेंस शीट में आता है. जो भी फंड्स होते हैं ना वो सारे उसमें, मतलब आपने जो रिजर्व करके कुछ रखा था उसको. ठीक है. लायबिलिटी साइड में आती है. दिस इज योर रिजर्व्स में आता है. ठीक है. नेक्स्ट, प्राइजेस इन्वेस्टमेंट. इट इज शोइंग ऑन डेबिट साइड. सो प्राइजेस इन्वेस्टमेंट, डेबिट साइड मतलब असेट. ठीक है. एंड प्राइजेस गिवन, बैलेंस शीट में सर. सॉरी, प्राइजेस इन्वेस्टमेंट इनकम. प्राइजेस इन्वेस्टमेंट इनकम ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको इनकम इनकम साइड है सर. ठीक है. नेक्स्ट, प्राइजेस गिवन. So this is your expenditure. So prices bank balance. Prices bank balance. ये थोड़ा ट्रिकी है. एसेट. एसेट होगा सर. बैलेंस जो भी एसेट है ना. हाँ, एसेट है. ये तो करंट एसेट मान जाता है. ठीक है. बैंक बैलेंस का. नेक्स्ट, डोनेशंस. कैपिटल डोनेशन. डोनेशंस फॉर द पर्पस ऑफ सम कैपिटल. ठीक है. ये कैपिटल डोनेशन कैपिटल फंड मान जाता है. ठीक है. दिस इज योर कैपिटल. इनकम है सर. इनकम है सर. रिसीव हुआ है ना क्रेडिट से. I don't think so. This is an income. डोनेशन दिया. डोनेशन दिया है. ठीक है. इनकम रिसीव हुआ था. ठीक है. नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंसेस. एक्सपेंडिचर. कैपिटल फंड. दिस इज योर कैपिटल. जो ऊपर में डोनेशंस पर कैपिटल दिया था ना, वो पर्टिकुलर आइटम खरीदने के लिए. मान लो अगर मान लो एक बिल्डिंग, एक टेबल खरीदना है. ठीक है. सो उस टेबल के पर्पस के लिए वो उन्होंने कुछ दिया होगा, मतलब कैपिटल आइटम खरीदने के लिए. उसको वो डोनेशन इज स्पेसिफिकली फॉर द कैपिटल आइटम. सो यू हैव, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक डोनेशंस. तो स्पेसिफिक डोनेशंस जो भी है उसी का अकाउंटिंग करना है. ठीक है. सो वो इनकम है. ठीक है. एंड नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंसेस, कैपिटल फंड, बैंक बैलेंस. बैंक बैलेंस इज आल्सो योर एसेट. कैश इन हैंड इज आल्सो योर एसेट. सो सारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट के सारे लिख लिया ना? लिखा कि नहीं लिखा? Yes sir. लिखा है सर. यस सर. So we have some other additional information. Subscription receivable 22,500. देखो अब यहाँ पे हम एक छोटा सा नोट बनाएंगे, सब्सक्रिप्शन का एक वर्किंग नोट. ठीक है. फर्स्ट इसको बोलता है वर्किंग नोट. दिस इज नॉट योर मेन आंसर, बट दिस इज ए स्मॉल वर्किंग नोट. ठीक है. सो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर. Subscription received during the year, how much? 2,75,800. Right? Add or less. एक. ठीक है. So subscription receivable मतलब arrears. Subscription receivable.
हाउ मच 22,500 सॉरी, इसको ऐड करेंगे। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2014 जो एडवांस रिसीव हुआ था, which does not belong to this year, एडवांस नेक्स्ट ईयर का अभी एडवांस मिला था, उसको हमने क्या करेंगे, माइनस करेंगे 7,850। हाउ मच इज द बैलेंस, कुछ भी हो आप लिख लीजिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स 6,250, जो भी आपका इंटरेस्ट है ना यहाँ पे, तो ऊपर दिख रहा था 85,000, उसको ऐड करना है, ठीक है। सो इंटरेस्ट 85,000 प्लस अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स इज 6,250। नेक्स्ट सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर 2013 इज 12,500, ठीक है। जो भी सैलरी है, सैलरी कितना है 1,55,900, उसको प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी हाउ मच 12,500, ये भी ऐड करो, ये आपका सैलरी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस 4,500, जो भी इंश्योरेंस है ऑलरेडी उसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस को निकालना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस अभी ऑलरेडी पे किया था, सो दैट इज व्हाई प्रीपेड इंश्योरेंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर इंश्योरेंस। नेक्स्ट डिप्रिशिएट बुक्स एट द रेट ऑफ 15%, बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 1% एंड फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%। सो उसका क्या इंपैक्ट होगा, जो बैलेंस शीट में हम डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करेंगे, दिस डिप्रिशिएशन विल कम इन योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यस और नॉट, यस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिप्रिशिएशन विल कम एंड दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर रेस्पेक्टिव असेट्स इन योर बैलेंस शीट, yes, understood? Shall we start our problem? Yes सर are you ready? वर्किंग नोट नहीं है, यस सर। वर्किंग नोट क्या होगा, 2,90,450 इतना तक तो 2,90,450 लिखा है। हाँ 2,90,450 लिखो आप, ठीक है। ऑटो नहीं है ना फटाफट हम कर लेंगे, टोटल नहीं किया मैंने, आप कर लो। ओके स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट है, यस स्ट्रेट ही है। कभी कभी क्या होता है ना, मेरा स्ट्रेट नहीं आता, इसीलिए मैंने एक लाइन ले लिया, फिर भी क्रॉस लग रहा है मुझे, कोई बात नहीं, हो जाएगा। So we are preparing income and expenditure account. Account किसका है, for the year ended CMA इंस्टीट्यूट अभी भी 31 दिसंबर 2013 में ही है, ठीक है। अच्छा मैंने एक्चुअली आप लोगों को एक बोलना भूल गया था, when you are preparing for exams, आप लोग सीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहती है ना, 10 अटेम्प्ट का लेना है कंपलसरी, लास्ट 10 अटेम्प्ट्स का सीए क्वेश्चन पेपर्स लेके, अगर मान लो ये अकाउंट्स भी होता, कॉस्टिंग भी होता, लॉ भी होता, जो भी है, सीए इंटर का लास्ट 10 अटेम्प्ट्स का क्वेश्चन पेपर लेके उस पर प्रैक्टिस करना है, बिकॉज दिस इज एन सम ऑफिशियल फोरम, बट मैंने बोल रहा हूँ क्या है ना, एक्चुअली सीएमए इंस्टीट्यूट खुद का कुछ नहीं करता, ठीक है। जो भी सीए इंस्टीट्यूट फॉलो कर रहे हैं ना, ऑलरेडी लास्ट अटेम्प्ट में जो भी दिया उसका प्रॉब्लम्स यहाँ पे रख के डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करती है। तो दैट इज व्हाट यू डू, लास्ट 10 अटेम्प्ट्स ऑफ सीए पेपर्स यू विल ब्रिंग एंड यू विल सॉल्व, ठीक है। सजेस्टेड आंसर्स मिलती है सीए इंस्टीट्यूट का वेबसाइट में, सजेस्टेड आंसर्स ले लेगा या जो भी है क्वेश्चन पेपर्स ले लो, लास्ट 10 अटेम्प्ट्स का पक्का करना है, ठीक है। वो करने से ना आप लोगों को एटलीस्ट थोड़ा सा, मतलब आप लोगों को इजीली मार्क्स स्कोर करने का अपॉर्चुनिटी रहती है। ये थोड़ा सा क्या है ना, सीक्रेट है ये, ठीक है। वही क्वेश्चंस आते हैं पूरा विथ अमाउंट्स,
अमाउंट भी चेंज नहीं करा, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करता है ये, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा उस पे ध्यान दो। यस, विल यू प्रॉमिस मी? यस सर। अच्छा हुआ सर, सीक्रेट बता दिया। ये सीक्रेट है थोड़ा, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ना कुछ नहीं करता, तो सारे कॉपी पेस्ट ही दे दिए। तो वहां से 5 या 10 अटेम्प्ट का ले लो, वो मैक्सिमम 10 अटेम्प्ट जैसे देख लो, ऐसे ही क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो वो देखने से आपको हो जाएगा। मोस्टली स्कैनर से आता है, लेकिन स्कैनर में कभी कभी मिस हो जाती है, लेकिन सीए स्कैनर से तो कंपलसरी आता है। अगर सीए का स्कैनर खरीदा आपने तो बिल्कुल पक्का उसमें से ही आता है। ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चन पेपर बन गया, मान लो कि 100 मार्क्स का, उसमें तो 50 to 60% मार्क्स उसमें मिलता है। अगर सीए का पूरा स्कैनर करेगा ना आप, तो पक्का पास पक्का है, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टार्ट। सर ये स्कैनर कितने मतलब कितना प्राइस का होता है ऐसे? स्कैनर का हाँ हार्डली 110, 120, 130 ऐसे होता है। एक काम करो ना, एक खरीद लो, सब उसका प्रिंट आउट निकालिए। मतलब अगर बढ़िया सा कोई जीरोक्स सेंटर होगा, एक खरीद के सबका उसका प्रिंट आउट करवाइए, तो बांट लो, क्या है 40 रुपीज 50 रुपीज में हो जाएगी। तीनों चारों मिलके कर लो। नहीं तो आप अकाउंट्स का खरीदो, दूसरे बंदे को बोलो कि कॉस्टिंग कर लो, लेकिन उसमें से अच्छा नहीं होता। बट एडवाइजेबल इज एक खरीद लो, 3-4 मिलके, तो उसका प्रिंट आउट निकालिए। मतलब पूछ लीजिए यहाँ पे रेट कैसे होगा। मेरा आई मीन हैदराबाद में तो ऐसे पूरा बुक प्रिंट देता है, वो 50 रुपीज 100 रुपीज में हो जाती है पूरा बुक का। तो यहाँ पे रेट कैसे, जीरोक्स का पता नहीं है मुझे, फोटोकॉपी का, बट यहाँ पे पूछ लीजिए एक बार कैसे होगा। अगर वो फीजिबल होगा तो वो ले लीजिए, अगर फीजिबल नहीं होगा तो डायरेक्टली आप स्कैनर खरीद सकते हो। 100 110 रुपीज 120 रुपीज होता है, उतना ही। 110 100 मतलब 100 में है सर? 100 इसके ना 120 130 मोस्टली। मुझे तो लगता था कि 1000 रुपये से नहीं है आपके पास, बताओ। नहीं मतलब मुझे लगता था कि स्कैनर बहुत ज्यादा मतलब होता है क्या प्राइस बोल के सोचा। नहीं, आपको चाहिए तो मैं दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। इफ यू वांट आई विल गिव। नहीं पैसे नहीं चाहिए सर, स्कैनर का मतलब प्राइस, स्कैनर का नहीं प्राइस। कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी का अफोर्डेबल नहीं है तो आई विल गिव, ठीक है। मुझे सब मत पूछो यार। I can give for 1 or 2 people if you want, ठीक है। चलो we will do the problem. So यहाँ पे so 2 अकाउंट्स प्रिपेयर करना है हमको। One is income and expenditure account and second is your balance sheet. Balance sheet as on 31st December 2013, ठीक है। फर्स्ट वन इज योर लाइब्रेरी बुक्स। लाइब्रेरी बुक्स कितना है? 2,30,000, राइट। कितना आया था यहाँ पे? 2,30,000। एड हाउ मेनी बताओ। एडिशन है सर 52,200। 52,500। बताओ। हाँ एडिशंस, ठीक है। एडिशंस कितना? 52,200। सो अभी इसके ऊपर 15% क्या है? सो 15% हम क्या लेना है अभी? डिप्रिसिएशन लेना है। लेकिन किसके ऊपर लेगा? तो पूरा लेगा या आधा लेगा? अगर मान लो कभी भी एडिशंस का प्रॉपर डेट देता तो वी विल कैलकुलेट फ्रॉम दैट डेट। अदरवाइज उन्होंने कोई
डेट नहीं दिया। अगर मान लो इस एडिशंस उन्होंने बोला कि हाफ ईयर में खरीदा, देन आल्सो वी विल टेक दिस एज सम, मतलब इस प्राइस में होगा या इस पे होगा या इस डेट से हुआ, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं बताया, तो हम क्या करेंगे? बताओ बताओ। पूरा में लेंगे सर। क्या हुआ? पूरा ले लेते हैं। पूरा कब का लेते हैं? पूरा कब का? अभी देखो 2,30,000 इंटू 15% कितना हुआ? 34,500, राइट? लेकिन इस एडिशन के ऊपर कितना लेगा आपने? इसमें कुछ दिया डेट? नहीं दिया। सो यूजुअली वी विल टेक हाफ, यूजुअली वी विल टेक हाफ। कितना? सो 2,30,000 के ऊपर कितना है? 15%, बट 52,200 के ऊपर 7.5%, 3,915 प्लस कितना हुआ इसके ऊपर? 2,30,000 के ऊपर 2,30,000 के ऊपर इंटू 15%। तो इसका अभी हमने डिप्रिसिएशन लेना है। टोटल मिला के सर 38,415 होता है। 34,000। 2,30,000 के ऊपर कितना हुआ? 15% फ्लैट रेट है इसका। यस सर। 34,500। और ये और उसका 52,200 391। आपको, तो 52,200 उन्होंने बोला कि वी हैव टेकन ड्यूरिंग द ईयर। तो इफ वी टेक स्टार्टिंग तो गलत है, क्योंकि बीच में खरीदा होगा, लास्ट में खरीदा होगा, पहले खरीदा होगा। इफ यू टेक लास्ट फिर गलत है, क्योंकि बीच में खरीदा होगा, फर्स्ट में खरीदा होगा। सो दैट इज वी विल टेक एवरेज पीरियड, सो वी विल ट्रीट इट एज एवरेज एंड वी टेक ओनली 6 मंथ्स हुआ, तो एवरेज पीरियड करके उसको डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। सो देन वी विल गेट हाउ मच? सो डिप्रिसिएशन फॉर दिस 52,200 का 52,200 इंटू 15% इंटू 6/12 ऐसे। तो दिस इज योर वर्किंग। इसमें दिया, एक्चुअली प्रॉब्लम में दिया है आंसर में, परचेज्ड इन 2012। परचेज्ड इन 2012 क्या है? 2013 का प्रॉब्लम देके 2012 कैसे खरीदते हैं? अगर परचेज 2012 में किया तो उसमें ऐड करना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस में आना चाहिए था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, समझ में आया कि नहीं आया? इसका आंसर कितना आया? 3,000 इंटू 3,000 3,900 पूरा 3915 पूरा 38,000 38,415 410। तो 38,415। ठीक है, इसका भी पूरा ये देख लो, लाइब्रेरी का 2,30,000 प्लस एडिशन इज योर 52,200। we don't know what is the balance of 52,200 when it was purchased, so we will not take full depreciation, we will not take less depreciation, we will take average depreciation। ठीक है, जब भी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आप नोट लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए। सो टेक ए नोट, when
when addition to the assets are given as during the year. Then we calculate depreciation on average period. That is additions into 6/12. समझ में आया? So that is addition to Additions into 6/12. It's like your formula. ठीक है? We will remove this one. Eclipse. लिखा? Everybody noted? ओह, मेरी लाइन भी चला गया. यहाँ पे ये दिखाते हैं, ये निकालने के, अरे यार, चलो ऐसे लिख लेना. फिर इसके बाद यहाँ पे 52,200 इज योर एडिशंस, लेस डिप्रिसिएशन इज योर 38,415. सो अल्टीमेटली आपका लाइब्रेरी बुक्स का कितना दिखेगी? 243,785. नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट वन इज योर फर्नीचर इज आल्सो ऑन asset side. So furniture, how much? 159,500, right? 159,500. Add additions during the year, how much? Additions 35,500. Same depreciation, less depreciation. How much depreciation? At the rate of 10%. 10%. ये भी सेम होगा क्या सर? सो आप लोगों को पता है कि नहीं पता है ये कैलकुलेटर कैसे यूज करना? कौन सा सर? MRC वाला? हाँ, M प्लस MRC आपको पता है आप लोगों को कैसे यूज करना? सर भरोसा नहीं रहता है कभी कभी ज्यादा निकल जाता है. ग्रैंड टोटल, MRC, M प्लस, ये कैसे निकलना थोड़ा देख लीजिए, आज YouTube में थोड़ा देख लीजिए, बिकॉज दिस विल कैलकुलेटर विल हेल्प यू अलॉट इन योर एग्जाम. ठीक है? सो 1,59,500 इंटू 10%. यहाँ पे M प्लस मारो, इसके बाद M प्लस, इसके बाद 35,500 इंटू 5%, अगेन M प्लस, नेक्स्ट दोनों मिला के MRC. सर एक बार फिर से सर एक बार फिर से स्लोली. ठीक है? 1,59,500 यस सर इंटू
10 क्या सर? 10 इसके बाद 10 परसेंटेज मारो, परसेंटेज। कितना आया? ओके 15,950। 15,950 आया ना। इसके बाद नीचे Yes, sir. लास्ट में M प्लस है ना, M प्लस, M प्लस हाँ उसके ऊपर क्लिक करो। हो गया। क्लिक किया, इसके बाद अभी नेक्स्ट वन इज 35,500 35,500 इंटू 5%, बिकॉज 10% का बाई 2 करने से आपको 5% मिलता है, इंटू 5 ओके परसेंटेज मारो। हो गया सर 1775। हाँ इसको भी M प्लस मारो फिर से। ओके इसके बाद MRC MRC आ गया ना? 1,26,925। रॉन्ग है आपका। 177. हाँ एक्चुअली क्या है ना, इसका क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है। 1,59,500 इंटू 10%, लास्ट में ग्रांड टोटल मानना है सर। बोल रहा हूँ, एक मिनट रुको। सो 35,500 इंटू 5%, ठीक है। अगर आपने 1,59,500 मार के इंटू 10% मार दिया, मारने के बाद कितना आते हैं 15,950, ये दिखता है आपको, ठीक है। लेकिन अगर प्लेस करोगे, इमीडिएटली प्लेस करोगे, तो ये 30,000 35,500 वो उसको ऐड हो जाएगी। वो ऐसे नहीं करना है। सो दैट इज व्हाट वी विल डू। यहाँ पे ब्रैकेट है ना, इसीलिए यहाँ पे एक M प्लेस मारना है। यहाँ पे क्या करेंगे, M प्लेस मारना है। सो हियर वी आर डिवाइडिंग दिस वन, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन अलग है। फिर इसके बाद 35,500 इंटू 5% मारा, 35,500 इंटू 5% मारा, ये 15,950 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। सो इसमें M प्लस मारने का वो रिकॉर्डेड है, वो अलग ट्रांजैक्शन है। ये 35,500 के ऊपर 5% मारने के बाद आपको कुछ ना कुछ अमाउंट आया होगा, 17,015 या कुछ आया होगा, कुछ भी आया होगा, ठीक है। तो वो अमाउंट आपको दिखेगी। दिखने के बाद फिर से M प्लस मारना है, तो ये भी एक अलग ट्रांजैक्शन हो जाएगी। फिर MRC मारने से ये दोनों को प्लस करेगी, ठीक है। MRC मतलब आपका टोटल आ जाएगी लास्ट में। सो आप लोग क्या करोगे ना, आज जाने के बाद YouTube में देख लीजिए, बहुत सारे ऑप्शंस है कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है। एक है M प्लस, एक है M माइनस, एक है MRC, और एक है ग्रैंड टोटल, और इसके बाद ऑटो रिप्ले नहीं, करेक्शन चेक, ये सारा तो आपको पता ही है। एंड ये प्लस और माइनस का एक सिंबल है ना, ये भी मतलब आपको अगर माइनस चाहिए तो प्लस और माइनस का सिंबल यूज करता है। ये 5 का कैसे यूज करना है आप लोग एक बार देख लीजिए। एंड इसके बाद इनटू, डिवाइडेड बाय, रूट, परसेंटेज तो आपको पता ही होगा मोस्टली, प्लस माइनस इनटू परसेंटेज इक्वल रूट, ये सारे आप लोगों को पता ही है। बट you people have to learn these shortcuts, otherwise ये बहुत टाइम सेव हो जाती है। एंड दैट टू यू पीपल हैव टू प्रैक्टिस द कैलकुलेटर। कैसे प्रैक्टिस करना है बताऊंगा। सो प्लेस योर थ्री फिंगर्स एट 4 5 6, 4 5 6, प्लेस योर फिंगर्स एट 3 fingers, these 3 fingers at 4 5 6. Whenever you are pressing 7, you press with your index finger. Even if it is 1, it is also with your index finger. So जो भी ऊपर का जाना है, एक 1 4 7 will be handled by this finger, and 8 5 2 will be handled by middle finger, and 9 6 3 will be handled by this finger, ring finger, ठीक है, ये तीनों। और इसके बाद जो भी प्लस माइनस ऑप्शंस ये सारे रहती है ना, सो इट विल बी योर लास्ट फिंगर, ठीक है, ये सारे। तो आप लोगों को कैलकुलेटर प्रैक्टिस करना पड़ता है पहले। कैलकुलेटर प्रैक्टिस करो, बिकॉज इट विल सेव मच टाइम।
and if you practice it with your left hand, that will be very good. If not, practice with your right hand, okay, but if you practice it with your left hand, excellent it is. ठीक है, क्योंकि आप लिखते लिखते एग्जाम में लिखते लिखते कैलकुलेटर को ठफाटा टाटा टाटा करके वो रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक यू पीपल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है। अच्छा लगा कि नहीं लगा? हाँ सर। है ना? सो कैलकुलेटर आप लोगों का बहुत बढ़िया फ्रेंड है, ठीक है, इट इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ यू। कैलकुलेटर इतना हेल्प करोगे आपको एग्जाम में, आप सोच ही नहीं सकते। तो मैंने जब सीपीटी स्टार्ट किया था, सीपीटी स्टार्ट करने के बाद हमारे इंस्टीट्यूट में क्या हुआ, तो कैलकुलेटर टोटलिंग का कंपटीशन रहती है, ठीक है। हमने जब गया था फर्स्ट स्टार्टिंग में हमको कैलकुलेटर प्रेस करने के लिए बोला था पूरा, तो इतना पेज दिया, ऑलमोस्ट 10 पेजेस दिया था, ऑलमोस्ट 10 पेजेस। उसमें सीरियली ऐसे ऐसे लाइंस रहती है, 5 लाइंस रहती है, ठीक है। सो कैलकुलेटर प्रेस करो, 4 days लिटरली 4 days दे विल प्रैक्टिस यू ऑन कैलकुलेटर, बिकॉज इसका बहुत जरूरत है आपके एग्जाम में, ठीक है। सो व्हाट यू डू पीपल, यू पीपल विल प्रैक्टिस ऑन कैलकुलेटर फर्स्ट। एक्यूरेसी होना चाहिए आप लोगों का। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 1715 अभी मानस को आया था 1,26,000, ठीक है। तो आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस करोगे तो ये मिस्टेक्स नहीं मिले आएगी, ठीक है। सो यू पीपल डू दिस वन। इसीलिए मुझे भरोसा नहीं है, मतलब मुझे आता नहीं ना, तो इसीलिए भरोसा नहीं करता। हर चीज का एक एक है, इफ यू प्रैक्टिस इट विल कम। आने वाले तो आपका कैलकुलेटर यूज करेंगे तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। हाँ वही तो, फाइनल में आपका कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे ना, फेल, मान लो कि आप फेल हो गया, मतलब दैट्स इट। बिकॉज इतना बड़ा कैलकुलेशन रहता है डेरिवेटिव्स में, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, भाई आप सोच ही नहीं सकते। अगर आपको कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता तो आप फेल, दैट्स इट। ऐसे ही मान के चलो। अगर डिप्रिसिएशन है, अभी इसका डिप्रिसिएशन है, तो अभी ये 1,59,000 है ये, और इसके बाद 35,500 है, इसके ऊपर आप 5% करना कैसे करोगे? 5% तो ठीक ही है, लेकिन आपको 2.75% करना है, कम करोगे? इम्पॉसिबल ना। सो आप लोग क्या है ना, कैलकुलेटर अच्छा से मारना कैसे पूरा वो सीख लीजिए, वो मारने से हो जाएगी, ठीक है। सो व्हाट इज द डिप्रिसिएशन हियर? 17,725, राइट। मैंने यहाँ पे देख लिया, इतना ही है। अल्टीमेटली फिगर कितना हो गया बताइए बताइए? 1,77,275। हाँ, फिर इसके बाद बिल्डिंग्स है, यहाँ पे बिल्डिंग्स दिख रहा है, बिल्डिंग्स हाउ मच? 37,89,000, राइट। इसके ऊपर भी डिप्रिसिएशन है ना, लेस डिप्रिसिएशन, हाउ मच? एट द रेट ऑफ 1%, 1% मतलब 37,890, राइट, नहीं होगा 1%। फिर इसके बाद अमाउंट कितना आ गया? 37,51,110। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स, हाउ मच? 21,25,000। इसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहां पे आ जाएगी? बैलेंस शीट करंट लायबिलिटीज में, राइट। सो क्रेडिटर्स हाउ मच? 1,77,900, राइट। 1 लाख कितना? 77,900। इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो इसीलिए यहीं पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स का 59,700, तो यहाँ पे आ जाएगी राइट साइड में कितना? 59,700।
700। इसका कुछ एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है। सो 59,700। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड। सो इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड, अच्छा ऊपर में पहले क्या आती है आपका, कैपिटल आ जाता है। सो हियर इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड, हाउ मच? 1,85,000। Next, so entrance fees is your P&L account, income and expenditure account, AIB income and expenditure, income and expenditure, hire charges, interest, other receipts, salary, printing and stationery, postage, insurance, examination expenses, periodicals, और क्या है? और कुछ बचा है यहाँ पे? तो उसके बाद देख लेते हैं, लेकिन अभी हम सीरियल जाएंगे अभी। तो इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड के बाद एंट्रेंस फीस आ गया। पेज नहीं दिख रहा है। सो हम P&L अकाउंट में आ जाते हैं अभी, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाते हैं अभी। सो एंट्रेंस फीस कितना है? एंट्रेंस फीस या क्या है? या एंट्रेंस फीस बाय एंट्रेंस फीस, इसका कुछ एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है। कितना हुआ? 2,02,600। साथ में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ओनली देख रहे हैं? सर कर रहे हैं बाय एंट्रेंस फीस। हाँ, सो एंट्रेंस फीस कितना हो गया? एंट्रेंस फीस इसमें नहीं आया। टू लाख 2,600 है ना? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिया ही नहीं इन्होंने। कहीं दिख रहा है आपको? सर वो बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के साथ ऐड किया है उसको। अच्छा, ओ, एंट्रेंस फीस को कैपिटल फंड को ऐड करते हैं क्या? थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे भी। ये थोड़ा हाईलाइट करो, लेकिन इसको अभी जैसे अभी प्रॉब्लम में बोला गया वैसे कर लेते हैं, ठीक है? बैलेंस शीट में क्या है ना, एंट्रेंस फीस को 2,02,600, एंट्रेंस फीस कैपिटल। अभी क्या करें सर? एक मिनट, अभी क्या करें? अभी तो जैसे आंसर में है वैसे कर लेते हैं आज के लिए। एक मिनट, एंट्रेंस फीस दिस आर अच्छा, सो एंट्रेंस फीस ऐसे है, सो दीज आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, सो इसीलिए उसको कैपिटल में ऐड करते हैं। इफ दे आर रिकरिंग इन नेचर, मतलब एंट्रेंस फीस है ना, बार बार लोग आते जाते हैं, बार बार लोग आते जाते हैं ना, देन इट विल बी टेकन एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अदरवाइज इट विल बी टेकन एज ए कैपिटल फंड, ठीक है? देयर आर टू ट्रीटमेंट्स। वन ट्रीटमेंट इज इट इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, सो दैट इज व्हाई ये नॉर्मली रेवेन्यू में नहीं आता। अगर ये बार बार आता है ना, तो देन यू कैन टेक इट एज ए रेवेन्यू आइटम, अदरवाइज इट विल बी एडेड इनटू योर कैपिटल फंड, ठीक है? सो उसमें ऐड कर लीजिए मतलब। सो अभी कैपिटल को ऐड करेंगे इसको। तो फर्स्ट हमने क्या कर लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट एक कैपिटल को ले लेते हैं। फर्स्ट वन इज योर कैपिटल। कैपिटल कितना है आपका? 40 उसका ना 54,71,720। फिर इसके बाद ऐड नाउ क्या है? एंट्रेंस फीस।
हाउ मच? 2,02,600. 2,02,600. ठीक है. फिर इसके बाद नेक्स्ट वन इज योर एंट्रेंस फीस के बाद एग्जामिनेशन फीस. बाय मतलब क्या होता है ना, आप करने के बाद भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, तो इसीलिए क्या है ना, आप 3-4 बार करना है. मैं तो अभी प्रॉब्लम को देखा ही नहीं इसीलिए फटाफट कर दिया. तो मैंने यहाँ पे लिख के आ रहा था, तो अभी मैंने देखा तो वो आके कैपिटल को ऐड कर रहा है. कोई बताया मतलब यू पीपल आर फॉलोइंग मोर देन मी. वेरी गुड. वही होता है, तो बच्चे हमारे से स्मार्ट रहते हैं. ठीक है. नाउ एग्जामिनेशन फीस कितना? 32,500. 32,500. 32,500. इसके बाद सर्टिफिकेट फीस. क्या हो गया? नेक्स्ट सर्टिफिकेट फीस. हाउ मच? 7,800. 7,800. इसका कुछ ये है क्या? कुछ नहीं है ना? 7,800 एडजस्टमेंट नहीं है ना? नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव. सब्सक्रिप्शन का अभी हमने वो एक वर्किंग नोट किया ना, बाय सब्सक्रिप्शंस. हाउ मच? अल्टीमेट फिगर बताइए. 2,92,000 90,000 90. हाँ 2,90,000 किया मानस, डोंट वरी. नेक्स्ट हायर चार्जेस. बाय हायर चार्जेस. हाउ मच? 275, 95,500. हायर चार्जेस का कुछ है क्या? नहीं है, कुछ नहीं है. नेक्स्ट बाय इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट टिक लगा हुआ है, तो बाय इंटरेस्ट 85,000. इसमें कुछ एडजस्टमेंट है. इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स 6,250. लेकिन ये इन्वेस्टमेंट पे ले लेंगे या यहाँ पे ले लेंगे, वो बताइए. सर इन्वेस्टमेंट का तो उसमें इन्वेस्टमेंट में लेंगे ना. कितना हुआ? सो यहाँ पे ऑलरेडी इंटरेस्ट दिया हुआ है, इसीलिए इसी को ऐड करेंगे. इंटरेस्ट अक्रूड कितना हुआ? 6,250 राइट. तो अल्टीमेट फिगर 91,250. क्या हो, कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? है P&L अकाउंट में है, लेकिन वो सेपरेटली दिखाया था. बट इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया, सो इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट इज आल्सो एडेड टू योर इंटरेस्ट. ठीक है, डोंट वरी. वो सेपरेटली दिया तो इसीलिए आप भी सेपरेटली दिखाने का जरूरत नहीं है. इसको ऐड करने से भी ठीक है, सेपरेटली दिखाने से भी ठीक है. नाउ बाय और एक है, कौन सी? अदर रिसीट्स. हाउ मच? 4,400. बाप, खत्म हो गया मेरा. फिर इसके बाद एक्सपेंसेस के साइड आएंगे. टू सैलरी. सैलरी का एडजस्टमेंट है ना. हाउ मच इज योर सैलरी? 1,55,900. ऐड या लेस सैलरी का? सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर 2013 इज 12,500. सो ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 12,500. ये जो यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट दिख रहे हैं ना, एक
और ये एक आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये दोनों एक्चुअली आपको बैलेंस शीट में भी दिखेगी, बिकॉज दीज वर पेएबल बट नॉट पेड, दिस इज अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। सो ये आने वाला था, ये पे करने वाला था, सो ये आ जाएगी करंट लायबिलिटीज में, ये आ जाएगी करंट एसेट्स में। ठीक है, यस। चलो नेक्स्ट, सैलरीज के बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये कितना हुआ? 68,400। ठीक है, नेक्स्ट 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हाउ मच? 8,500। नेक्स्ट 2 postage and telephone, how much? 2,500। next to insurance, इंश्योरेंस का कुछ टिक लगा हुआ है, हाँ, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब वो नेक्स्ट ईयर का है लेकिन अभी पे किया हमने, इसका मतलब ये इसमें नहीं आना चाहिए था लेकिन आया, तो इसको डिडक्ट करेंगे। ठीक है, माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस, हाउ मच? पहले इंश्योरेंस कितना था? 10,400, इसमें से 4,500 निकालना है। कितना? 5,900। समझ में आया कि नहीं आया? यस ना, आप लोगों को तो ये इसका एडजस्टमेंट समझ में आ रहा है ना? आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, अक्रूड इंटरेस्ट, ये तीनों का समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस ना। सो मेरे बोलने से पहले ही आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए था कि इसका एडजस्टमेंट है, इन तीनों का एडजस्टमेंट यहाँ पे आएगी और इसके बाद आके बैलेंस शीट में भी इंपैक्ट दिखाना पड़ेगा। प्रीपेड इंश्योरेंस इज योर प्रीपेड एक्सपेंसेस विच इज योर करंट एसेट, क्योंकि ऑलरेडी आपने पे किया था, बाद में उसको जो एक्सपेंस को अभी नॉक ऑफ करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद क्या है? इंश्योरेंस के बाद एग्जामिनेशन एक्सपेंसेस, 2 एग्जाम एक्सपेंसेस, कितना? 24,000। टू पीरियडिकल्स, how much? 15,600। नेक्स्ट प्राइज फंड, प्राइज फंड हमने पहले ही सोच रहा था, इसका प्राइजेस फंड को हमने उसका जो रिजर्व फंड बोलते हैं ना उस पे हम ऐड करेंगे, मतलब लायबिलिटीज के साइड रिजर्व साइड में इसको ऐड करेंगे जो प्राइज फंड है। तो क्रेडिटार्स को थोड़ा नीचे लगा रहा हूं बिकॉज बैलेंस शीट जब प्रिपेयर करोगे ना, फर्स्ट कैपिटल आती है, इसके बाद रिजर्व्स आती है, फिर इसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स, इसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन मतलब करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, सो कैपिटल को हमने ले लिया, फिर इसके बाद रिजर्व्स आना पड़ेगा, फिर इसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाएगी, फिर इसके बाद लास्ट में करंट लायबिलिटीज आ जाएगी। ठीक है, सो इसको थोड़ा मैंने नीचे कर रहा हूँ, 177,900 ना। यहाँ पे तो क्या दिया? प्राइज फंड, प्राइज फंड इज योर 2,15,000। लेकिन इसमें जिस फंड का कुछ इनकम भी थे, फिर इसके बाद इनकम भी किया था, फिर इसके बाद एक्सपेंडिचर भी हुआ था। देख लीजिए, प्राइस इन्वेस्टमेंट इनकम। सो प्राइस इन्वेस्टमेंट इनकम कहां पे आ जाएगी? यहाँ पे तो दिखाई नहीं इन्होंने।
प्राइस इन्वेस्टमेंट इज योर बैलेंस शीट आइटम था ना इन्वेस्टमेंट, सो करंट असेट्स में आ जाएगी ये प्राइस इन्वेस्टमेंट। हाउ मच? $2,10,000। फिर इसके बाद प्राइस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम आया था कुछ, सो 10,200। तो इसको ऐड करेंगे इस फंड के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद फंड एक्सपेंसेस, अभी मेरे पास कुछ फंड है, ठीक है। मैंने प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैंने क्या किया था, एक फंड को लेके रखा था, ठीक है। उस फंड को मैंने वहां आके कुछ मान लो कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट किया, नहीं तो किसी को दिया था, मुझे दिया था। मुझे देने के बाद मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों को इंटरेस्ट दे रहा हूं, प्राइस फंड के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो इसके ऊपर थोड़ा इनकम आ रही है। तो उस इनकम को क्या करूंगा, फिर उस फंड इन्वेस्टमेंट को ही मैंने ऐड करूंगा, फंड को, ये प्राइस फंड जो भी है ना उसी को ऐड करूंगा, जो भी इंटरेस्ट आता है। उसके बाद उसका ऊपर कुछ एक्सपेंसेस आता है ना, उसको भी एडजस्ट करेंगे। अल्टीमेटली मेरा प्राइस फंड का एक अकाउंट है, प्राइस फंड के ऊपर मैंने इन्वेस्टमेंट करने के, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आता है या जो भी इनकम आता है उसी को ऐड करेंगे। जस्ट लाइक योर म्यूचुअल फंड होता है ना, म्यूचुअल फंड पता है आप लोगों को? म्यूचुअल फंड में अगर म्यूचुअल फंड डालने के बाद वहां पे इनकम आता है, वो खुद री इन्वेस्ट करता है, तो उसके ऊपर खुद री इन्वेस्ट करता है, उसके ऊपर अगर कुछ एक्सपेंस होगा तो उसमें से डिडक्ट करता है। ये सारे ना एक प्राइस फंड है, ये प्राइस फंड के ऊपर जो भी इनकम आया था उसी को ऐड करेंगे, जो भी एक्सपेंसेस है उसी से ही डिडक्ट करेंगे। अल्टीमेटली हमारा प्राइस फंड का अभी बैलेंस कितना दिखेगी लायबिलिटी में, वो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। डन सर ये लास्ट वाला थोड़ा एडजस्टमेंट फिर से एक बार बोलिए ना, मतलब प्राइस फंड है मेरे पास, अभी मुझे प्राइजेस देना है, ठीक है। मुझे क्या करना है, प्राइजेस देना है, मुझे पता है कि मुझे प्राइजेस देना है, तो मैंने क्या करूंगा, एक प्रोविजन रखूंगा, मैंने कुछ अमाउंट निकाल के प्राइजेस फंड करके एक फंड निकालूंगा, ठीक है। एक फंड है ये, उसका एक फंड में मान लो कि मैंने 2,50,000 डाल रहा था, लेकिन ये ऐसे पड़े रहने से कुछ फायदा नहीं है। अब लोग क्या करोगे ना, ये फंड को कहीं इन्वेस्ट करोगे, कहीं जाके इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। ये इन्वेस्ट करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट आ सकता है या डिविडेंड आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। वो इनकम को आपने फिर से इसी पे ऐड करोगे। मान लो मैंने क्या किया, मैंने 10 शेयर खरीदा, तो नहीं 1000 शेयर खरीदा, इसके ऊपर एक एसबीआई का शेयर है, मान लो 250 रुपीज का है, एक एसबीआई का शेयर है 250 रुपीज का, इसको 250 इंटू 1000 शेयर खरीदा मैंने, 2,50,000, हाँ 2,50,000 मैंने उसमें इन्वेस्ट किया था। इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने क्या करेगा, हमको पहले पैसे दे देगा, मतलब डिविडेंड दिया था। डिविडेंड इज इनकम ऑन यूर फंड, जो भी प्राइस का इन्वेस्टमेंट जो किया ना, यहाँ पे दिख रहा है ना प्राइस इन्वेस्टमेंट, प्राइजेस इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट जो किया था, लेकिन ये फंड है पूरा, एक सिंकिंग फंड जैसे होता है इसका भी। तो अभी मान लो ये 2,50,000 आपने जाके इन्वेस्ट किया था, वहां पे इन्वेस्ट करने के बाद आपको डिविडेंड मिला 10,000 का, 10,000 का आपको डिविडेंड मिला था, लेकिन वो डिविडेंड तो आपको दिया ही नहीं, फिर से वो 10,000 को भी उन्होंने इसी में फंड में ही ऐड किया था। 10,000 डिवाइड बाय 250 मान लो, और 4 शेयर खरीद के 40 शेयर खरीद के उसी फंड में ऐड किया। अभी मेरा फंड बन जाएगी 2,60,000 यूनिट्स। कितना होगा, पहले 250 था, अभी 40 खरीदा, तो 290 यूनिट्स बन जाएगी, ठीक है। जो भी आपको यूनिट्स में जो भी इनकम आ रही थी, उस इनकम को उसी में ऐड करोगे,
ठीक है। तो इसको बोलते हैं फंड, सेपरेट फंड है पूरा। डन। यस सर, मतलब सिंकिंग फंड की तरह, मतलब पीएल में मतलब जो पैसा मिलता है वो फिर से मतलब इन्वेस्ट उसी फंड में मतलब डाल देता है। हाँ, फंड में जैसे डालते हैं ना सेम वैसे ही। हाँ, सिंकिंग फंड में फंड का एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। तो वो पैसे बाहर अच्छा, नहीं आते, ठीक उसी फंड में जो भी एडजस्टमेंट करना है उसी फंड में एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। ठीक, ओके सर। नेक्स्ट, फिर इसके बाद so price is given or price is bank balance, so price bank balance is also here. How much? 2004 2450. नेक्स्ट, डोनेशन, कैपिटल डोनेशन। इस कैपिटल डोनेशन को कहां पे करना है, तो कैपिटल को ऐड करना है। सो डोनेशंस, कैपिटल डोनेशन को यहां पे ऐड करना है, कितना, 1,99,000, राइट, 1,99,000। नेक्स्ट, और कुछ है, कैपिटल फंड तो हमने ऑलरेडी लिया। जनरल एक्सपेंसेस, सो जनरल एक्सपेंसेस विल कम इन यूर जनरल एक्सपेंसेस टू general expenses. How much? 5,250. Next, capital fund खत्म। बैंक बैलेंस, so बैंक बैलेंस बैंक बैंक कितना है, 65,500। नेक्स्ट, कैश, कैश के बाद 1520। और हमने यहाँ पे और कुछ नहीं लिखा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इंटरेस्ट, ये तीनों भी ऐड करना पड़ता है आप लोगों को। और इसके बाद जो भी यहाँ पे डिप्रीशिएशन है, यहाँ पे जो 1 2 3, ये तीनों डिप्रीशिएशन आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाना है, ठीक है। तो मोस्टली यही है। अभी तो सारे आइटम्स आए कि नहीं आया, और सब्सक्रिप्शन का भी आपको इसमें देना पड़ता है कि सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग इज योर आउटस्टैंडिंग इनकम होता है, तो वो असेट में आ जाती है। तो अक्रूड होता है, या जो भी ऑलरेडी पे किया वो लायबिलिटी होता है। एडवांस होता है ना, सो एडवांस इनकम इज योर लायबिलिटी, अक्रूड इनकम इज योर असेट, ठीक है। और कुछ डाउट है इसमें, तो आप लोग पूरा उसको टैली करके सरप्लस जो भी आता है ना, यहाँ पे सरप्लस लेके आइए। अल्टीमेटली फंड विल कम एंड एडिंग इनटू योर कैपिटल अकाउंट, राइट। सो कितना आता है ये, 1,97,720 कुछ है, तो उतना ही है। तो आप लोग वो देख लीजिए। डन। और एक प्रॉब्लम करेंगे या छुट्टी करेंगे? कोई नहीं, बात करेंगे आज, कोई बात नहीं। एक काम कर लेते हैं, जस्ट आई विल रीड आउट द प्रॉब्लम एंड जहां पे एडजस्टमेंट्स होगा तो उसको आप मैंने बताऊंगा, ठीक है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। अरे बाप, 2016 में आ गया अभी, ठीक है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सब्सक्रिप्शंस 24,500, मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिख रहा है, मतलब ये रिसीव्ड ऑलरेडी। कितना, 24,500। नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस भी आया इस साल में,
तो परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर को परचेज किया, नया एडिशंस, रेंट, रेंट पे किया था, और हॉनरेरियम, हॉनरेरियम भी पे किया, हॉनरेरियम एक्सपेंसेस हैं मतलब इसको ऑनर किया होगा, और सैलरीज, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड कैश एंड बैंक। फिर इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको जो दिया सब्सक्रिप्शंस ड्यू, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब एरियर्स। तो आप ग्राफ बना लीजिए फटाफट 15 एंड 16 का। सो 2015 2016, सो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, एरियर्स, एडवांस, फिर इसके बाद एरियर्स, नेक्स्ट एडवांस। ऑलरेडी रिसीव्ड कितना है 24,500, ये तो ऑलरेडी 24,500 है। 24,500 को आपने ये चारों एडजस्टमेंट करना है। नेक्स्ट रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर, रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, मतलब उसको हटा के एक को प्लेस करना है, एक को माइनस करना है। किसको प्लेस करना है अमाउंट 600 या 300? आउटस्टैंडिंग को प्लस करेंगे 600 या 300 प्लस 300 प्लस करेंगे सर। 300 प्लस, वेरी गुड। रेंट का प्रीवियस ईयर का माइनस करना है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट सैलरी पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस, अभी इसको तो किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है? 900 प्लस करेंगे 100 को माइनस करके 1200 को प्लस करना है। नाइस। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर का क्या है ना, आपने अकाउंट बनाना चाहिए एक्चुअली, जो भी फर्नीचर अकाउंट है। तो फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, मतलब ठीक है, उसका ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस देखें, फिर इसके जैसे करना है वो वैसे कर लीजिए, ठीक है। उसका डिप्रिसिएशन भी बनाना चाहिए। डिप्रिसिएशन दिया क्या? डिप्रिसिएशन नहीं दिया होगा, ठीक है। हाँ डिप्रिसिएशन दिया है। डिप्रिसिएशन कहाँ दिया फर्नीचर का? एंट्रेंस फीस, मतलब जो भी बैलेंसिंग फिगर होता है वो डिप्रिसिएशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट 60% ऑफ द एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। अभी हम लास्ट प्रॉब्लम में हम कुछ देखा था ना, कुछ कंफ्यूज हो गए ना, तो यहाँ पे साफ साफ बताया 40% विल बी योर रेवेन्यू विच मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर को आएगी, एंड 60% इज योर कैपिटल which goes to your बैलेंस शीट। पिछले प्रॉब्लम में क्या हो गया, पूरा लेके वो कैपिटल को ऐड किया था, लेकिन इसमें सेपरेट सेपरेट दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट इज 280 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, तो उसको अकाउंटिंग करेंगे। अभी जो भी आया था उसको सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट को अभी हमने डायरेक्टली एंट्री मारता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। Next, an old furniture WDV was exchanged for 5,000 in new furniture costing। इसका एक ओल्ड फर्नीचर था, उसका 8,000 WDV था, exchanged at an agreed price for 5,000। so इसको क्या है ना 15,000 पे करने वाला था, इसमें हमने 5,000 के जगह में या 8,000 के जगह में हम 5,000 इसमें पे किया। मतलब जैसे देखो अभी मेरा पास एक बुक है, इसका कॉस्ट है 8,000। मैंने क्या किया, एक लैपटॉप खरीदा था, उसका कॉस्ट है 15,000, उसका कॉस्ट है 15,000। मेरा बुक मेरे पास है, इसका वैल्यू है 8,000। मैंने बोला एक्सचेंज कर रहा हूं अभी, ठीक है। एक्सचेंज करने के टाइम में उन्होंने क्या बोला, मुझे 15,000 दो। मैंने बोला भाई मेरे पास अभी 15,000 नहीं है, अभी ये लो, ये मेरे पास एक बुक है, इस बुक को ले लो 5,000 के, और मैं और 10,000 दे देता हूँ।
तो उसको 15,000 दे दिया। कैसे? एक बुक दे दिया 5,000 करके, और मैंने एक 10,000 मेरे हैंड से दे दिया था। जैसे आप फ्लिपकार्ट में या अमेजन में फोन खरीदते हैं एक्सचेंज ऑफर के लिए, ठीक है। अभी मैंने एक फोन खरीदा 20,000 का, 20,000 का मैंने फोन खरीद रहा हूं। मेरे पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग फोन है, उसका WDV है 10,000, लेकिन मैंने उसमें एक्सचेंज वैल्यू दिखा रहा है ओनली 6,000। सो अल्टीमेटली मैंने कितना पे करूंगा? 14,000 पे करूंगा और मेरा फोन दे देता हूं। जो भी इस दोनों का डिफरेंस है ना 4,000, वो मेरा लॉस है। यहाँ पे कितना लॉस है? 8,000 का वैल्यू मैंने 5,000 में दे रहा हूं, मेरा लॉस कितना हो गया? 3,000 इज माई लॉस। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यहाँ इतना बढ़िया सा एग्जाम्पल कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अभी भी समझ में नहीं आया तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, आया सर। ऑल फर्नीचर बिजनेस से 3,000 लॉस होगा। हाँ 3,000 लॉस हो गया ना। इस लॉस को हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लॉसेस में बुक करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। ये सारे एडजस्टमेंट करने से आपको आराम से प्रॉब्लम मिल जाएगी। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम में क्या पूछा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही बनाने के लिए पूछा है ना। नॉर्मल प्रॉब्लम है, छोटा प्रॉब्लम है, अपलोड कर सकते हो। और एक दो प्रॉब्लम करा दूंगा कल, तो उसके बाद जंप टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सर ये सब्सक्रिप्शन ड्यू दिया है, जो वो ड्यू दिया है वो मतलब सब्सक्रिप्शन ड्यू माइनस मतलब प्लस करने आने वाला है अभी, एरियर्स मत, एरियर्स है। सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब एरियर्स, ठीक, आने वाला है। ड्यू नॉट एट पेड, नॉट एट रिसीव्ड, है ना। तो जो एडवांस पे करते हैं ना वो ऑलरेडी आ गया, लेकिन इस साल का नहीं है, या पिछले साल में जो एडवांस मिला वो इस साल का होगा, ऐसे होता है। जो ड्यू मतलब एरियर्स। तो आप ग्राफ बना लो फटाफट, आपको तो ग्राफ बनाना बढ़िया से आता है, 3 बजे तक करते हो तुम ग्राफ। आता है सर, आज भी करूंगा सर, फिर भेजता हूँ आपको। आज भी भेजो, कोई बात नहीं, भेजो। I want only my students should know everything, that's it। मेरा वही कंसर्न है कि आप लोगों को सब समझ में आना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं खुद सीख के पढ़ाता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट ए प्रोफेशनल टीचर एट ऑल, ठीक है। मैं भी एक एम्प्लॉय हूँ, तो उन्होंने एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बोला था। हम ऐसे टाइम मैनेज करके कुछ पढ़ा रहे हैं। मैं भी प्रोफेशनल टीचर नहीं था। कभी कभी क्या होता है ना, मेरा भी गलती हो सकता है। सो कभी कभी अगर गलती होगा तो माफ़ी करना, ठीक है। डोंट फील लाइक इनको कुछ नहीं आता। मुश्किल से मैंने पढ़ाई करके ही आता हूँ, अगर कभी कभी नहीं करके आता हूँ तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है कभी कभी। एक दिन ऐसे ही हुआ था, उस दिन बहुत कंफ्यूज हो गया था, ओनली 1 डे आई थिंक, उसके बाद कभी नहीं हुआ, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर। नेचुरल है सर, भूल भी सकते हैं ना कभी कभी, अभी इतना आगे मतलब पढ़ा है। हाँ वो भी है ना, कितना भी पढ़ो आप। सी एवरीथिंग यू स्टडी, विल यू पुट इट इन एग्जाम? नॉट पॉसिबल, राइट। मैंने आज फटाफट एक बार बुक देख के, कभी कभी बुक भी नहीं देख के आता हूँ, तो क्या समझ में आता है क्या मुझे भी? एंड दैट टू मैंने कब पढ़ा है, ये तो 7-8 साल हो गया मेरा। इंटर का छोटा मोटा बच्चा, जब मैं बच्चा था उस टाइम, इतना बड़ा हो गया। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है तो सर, कल। थैंक यू सर, बाय बाय सर। गुड नाइट सर। बाय बाय, गुड गुड नाइट नाइट। सर। Good night, sir.